हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 329 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 330 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर से आप क्या समझते हैं? यह शासन में शुचिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। आपने लिखा है, नागरिकों के अधिकारों का एक दस्तावेज होता है जिससे शासन संबंधी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की जानकारी और प्रक्रिया संबंधी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। उसके साथ साथ समय सीमा तथा शिकायत प्रणाली भी सूचीबद्ध होती है। सिटीजन चार्टर नागरिक चार्टर शुचिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम योगदान निभाती है, जो इस प्रकार से है। यह कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है। ये संबंधित अधिकारी को जन उत्तरदायी सुनिश्चित करने में अहम योगदान देता है। गुणवत्ता व संबद्धता को प्रतिबद्ध करता है। नित्य जातीयता को फैलने से रोकता है। ये क्या होता है नित्य जातीयता? हाल ही में 2011 में इस चार्टर से संबंधित विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें और सुधार की आवश्यकताओं को दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। ये चार्टर सरल, सुलभ और स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध होना चाहिए। विभिन्न हितधारकों के आपसी सहयोग तथा संवाद के बाद तैयार किया जाना चाहिए। समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। नागरिकों के अधिकार संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। नागरिकों और नागरिक दस्तावेज के मध्य खाई को समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात उपयुक्त तथ्यों के माध्यम से कहा जा सकता है कि नागरिक चार्टर भारत में लोगों की नागरिकता संबंधित साक्ष्य प्रकट करने का प्रयास है तथा नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 में भी भारतीय नागरिक होने के संपूर्ण साक्ष्य प्रदान किया गया है, जिससे लोगों को उनकी खाद्य सामग्री सुरक्षा, जीवन संबंधित सुरक्षा तथा संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुलभ बनाया जा सके। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। बिंदु आपने अच्छे दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे और अच्छे से बताइए। मतलब अच्छे से कैसे बताना है आपको कि पहले इसकी कमियां बता दीजिए, ठीक है, और फिर आप चाहें तो इसके सुझाव बता दीजिए। मैं चाहें बोल रहा हूँ, मतलब बेहतर उत्तर का तरीका यही होता है कि आप कमियां जब पहले बता देंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि आखिरकार उस इंसान की वास्तव में प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है, ठीक है। तब मज़ा और आता है उत्तर लिखने में। और आपको लग रहा होगा, सर आपने तो जो फ्रेम दिया था उसमें तो आपने पहले भूमिका बताई थी, फिर आपने बताया था इसकी ये कमियां, इनमें सुधार करना चाहिए। तो हम आपको तो इसीलिए फ्रेम देते हैं कि थोड़ा बहुत आप भी अपना मौलिक दिमाग लगाएं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। और वैसे भी हम अपने फ्रेम को देने के बाद ये भी कह देते हैं कि हमारा फ्रेम सार्वभौमिक सत्य नहीं है, हम खुद ही अपने फ्रेम को बार बार काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाएं, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रश्न के उत्तर को और अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं? आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। कुछ शब्दों को ध्यान दीजिए, जैसे सम्मिलित वगैरह हैं, ये गलत आपने लिखा है। सम्मिलित में छोटा ही सा रहेगा, बड़ा का डंडा इसमें नहीं लगेगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, 10 जून से हम सुलेख प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे, वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है। खैर, इसको हम आपको बताते हैं कैसे आपको इसको लिखना चाहिए। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह नागरिकों के अधिकारों का एक दस्तावेज होता है जिसमें शासन संबंधी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की जानकारी और प्रक्रिया संबंधित अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जो कि उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं। इसमें न केवल शुचिता तथा पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी शामिल किया जाता है। किंतु हाल के समय में इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चाहे इसकी भाषा को लेकर बात हो या फिर इसके विभिन्न हितधारकों के मध्य संवाद व सहयोग के आपसी वैमनस्य की बात हो। वैमनस्य बोला है, सहयोग या समन्वय नहीं बोला है, ठीक है। वैमनस्य की बात हो या फिर भारत के कई राज्यों में कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित करके इसका उपयोग हो, अर्थात इसमें समग्रता का अभाव हो आदि, ये क्रियाविधि इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। किंतु स्मरणीय हो, अब आप ये वाली लाइन बताइए, किंतु स्मरणीय हो कि सिटीजन चार्टर न केवल किसी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है, बल्कि संबंधित अधिकारियों के जन उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है, जो कि हमारे संविधान की मूल संरचना है। यह न केवल गुणवत्ता व संबद्धता को प्रतिबद्ध करता है, अब ये नित्य जातीयता क्या, फिर भी हम बोल दे रहे हैं क्योंकि आपको अर्थ पता होगा, तथा नित्य जातीयता को फैलने से रोकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भेदभाव
या आप कह सकते हैं कि रॉन्ग कंपटीशन जो होता है ना, फॉल्स कंपटीशन, उसको रोकता है। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं। हाल ही में अब आपने जब इतना बता दिया, ठीक है, इसकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः सरकार को न केवल इसकी भाषा को सरल व सुलभ बनाना चाहिए बल्कि स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, हमने पहले कमी बताई, फिर इसकी प्रासंगिकता बताई और फिर इसके लिए सुझाव बताए, और सुझाव जो बताए ऊपर की कमियों से ही बताए। समझ गए? तो क्या हुआ ना, ये उत्तर एक दूसरे में चैन की तरह गुथ गया, ऐसे लिंक हो गया। यही तो आपको करना है ना। आपने क्या कर दिया कि ये तो भाषा कहीं पे थी नहीं चुनौती के रूप में, ये तो सुझाव आए, हमने सुझाव को ही अपने सुझाव बना लिए, सरकार के सुझाव को अपने सुझाव बना लिए और सरकार को इम्प्लीमेंट में डाल दिया। इसको बोलते हैं स्किल। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि यूपीएससी के आंसर राइटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है आपकी स्किल, राइटिंग स्किल। जैसे कि जब हम आंसर राइटिंग आप लोगों को शुरू कराते हैं तो वहाँ पे हम 3 चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, किताब को पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, आपको राइटिंग आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। तीसरा, राइटिंग के साथ आपको स्किल आनी चाहिए, यानी कि लिखें तो कैसे लिखें, देन आप आंसर राइटिंग बेस्ट कर पाएंगे। यानी कि रीडिंग, राइटिंग और स्किल का मिक्सअप है बेस्ट आंसर राइटिंग। ठीक है, और वो हम आपको करा के रहेंगे। आप ऐसे ही लिखते रहिए, हम आपको बेहतरीन बना देंगे। तो जो हमने कमियां आपको बताई आप उनको दूर कीजिए और इसी तरीके से कोशिश करें कि अब आगे से ऐसी ही भाषा शैली में गढ़ने का प्रयास किया करें। बाकी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए हो सकता है इसकी व्यापक समझ आपको ना हो। हम 6 जून से अपनी इथिक्स की क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स को कवर करा देंगे और आपका GS4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा वास्तव में हमें अपने उत्तर को ऐसे लिखना था। और तब हम आपको फिर से यही प्रश्न देंगे और कहेंगे कि अब आप लिखिए, अपने मन से लिखिए, क्लास को सुनकर लिखिए, तब आप देखना आज से काफ़ी बेहतर लिखेंगे। इन प्रश्नों को सहज कर रखे रहना, ये आपके परफॉर्मेंस की ग्राफ को बताएंगे कि आप कितना नित्य ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे कैसे इस प्रश्न को लिखना है, किस तरीके से पॉइंट को ऐड करना है और कैसे अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से एक धागे में बुनकर अपनी कथा और कहानी को ग्रंथित कर देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।